चलिए, जय हिंद एवरीवन। हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वीडियो में पूरा कवर नहीं हो रहा था, इसलिए सेकेंड वीडियो में बस थोड़ा ही देर में मैं कंप्लीट कर दूंगा रिवीजन। फर्स्ट वीडियो में पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, सीएम, सीएजी, एजी, मनी बिल सब हम रिवीजन करवाए हैं, रीट्स वगैरह सब पढ़ा चुके हैं। अब जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। चलिए, बिना समय हुए गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात जानते हैं गांधी ने रूल के बारे में। पहले इससे पहले आर्टिकल 20 समझ लीजिए। आर्टिकल 20 क्या होता है? आर्टिकल 20 होता है डबल जीओ पार्टी। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब समझिए क्या होता है। वो होता है क्रिमिनल केस के लिए लगेगा, और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आपको सिविल के लिए लगेगा। आर्टिकल 20 में क्या होता है कि डबल जीओ पार्टी होता है। इसमें सजा को आप बढ़ा नहीं सकते हैं लेकिन घटा सकते हैं। नो डबल जीओ पार्टी का मतलब क्या होता है कि आप एक बार क्राइम किए हैं तो आपका सजा एक ही बार मिलेगा, दूसरा बार क्राइम करिएगा तो दूसरा बार सजा मिलेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब खुद का गवाह नहीं बन सकते हैं, आर्टिकल 20 में दिया गया। हम समझते हैं गांधीयन रूल क्या होता है। गांधीयन रूल में आप कौन कौन आर्टिकल आ जाएगा? आर्टिकल 40 आ जाएगा, आर्टिकल 43 बी आ जाएगा, आर्टिकल 43 आ जाएगा, आर्टिकल 43 बी आ जाएगा, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48। ये हो गया आपका गांधीयन रूल। गांधीयन रूल में कौन कौन आर्टिकल आएगा? आर्टिकल 40 आ जाएगा, आर्टिकल 43 आ जाएगा, 43 बी, 47 और 48 आ जाएगा। बताइए आर्टिकल 40 क्या है? सर आर्टिकल जो 40 है विलेज पंचायत के बारे में बताता है। जो आर्टिकल 40 है विलेज पंचायत के बारे में बताता है। 43 कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बताता है। जो 43 है आर्टिकल कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बताता है। 43 बी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताता है। और आर्टिकल 46 है एजुकेशन, एससी और एसटी में जो दिया जाता है आर्टिकल 46 में बताया जाता है। आर्टिकल 47 में क्या है? प्रोविजन ऑफ ड्रग्स के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 47 में प्रोविजन ऑफ ड्रग्स के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 48 में काउ स्लॉटर, मतलब गाय को जो हत्या कर देता है उसको रोकने के लिए आर्टिकल 48 यूज किया गया। समझिए, गांधीयन रूल में आपको आर्टिकल दे देगा, नहीं तो स्टेटमेंट दे देगा। याद रखिएगा, सीडीएस वगैरह में स्टेटमेंट देता है। विलेज पंचायत, कॉटेज कॉटेज इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एजुकेशन हो एससी और एसटी का, चाहे प्रोविजन ऑफ ड्रग का, चाहे काउंसलेटर, सब गांधीयन रूल में आ जाएगा। विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में मेंशन है। कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 43 में मेंशन है। कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 43 में याद रखिएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी 43 में मेंशन है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 43 बी में मेंशन है। एजुकेशन एससी और एसटी का 46 में मेंशन है। और प्रोविजन ऑफ ड्रग्स 47 में मेंशन है। और काउंसलेटर आर्टिकल 48 में मेंशन है। ठीक, अब समझते हैं बोरो कौन देश से क्या क्या लिए थे, ये समझ लीजिए। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट का रिमूवल, हाई कोर्ट का चाहे सुप्रीम कोर्ट का। जितना भी हार्ड चीज़ है ना हम यूएसए से लिए हैं, ऐसे याद रखिएगा। जितना भी हार्ड चीज़ है हम यूएसए से लिए हैं। यूएसए से क्या क्या बोरो किए हैं? सर यूएसए से हम बोरो किए हैं प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट किए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, चाहे फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट करते हैं प्रेसिडेंट को, कौन सा आर्टिकल 61 के तहत करते हैं। अब प्रेसिडेंट जो आपका पार्डन करता है आर्टिकल 72 ध्यान में नहीं चाहिए। ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 123 ध्यान में चाहिए। ऑर्डिनेंस के लिए 6 मंथ 6 वीक आपको ध्यान में आनी चाहिए। और जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होता है। इलेक्टोरल कॉलेज और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आपको ध्यान में आनी चाहिए। प्रेसिडेंट के बारे में इतना ध्यान में रखिएगा। तो प्रेसिडेंट जो है पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन कर सकते हैं। पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन कर सकते हैं। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, और रिवीजन पढ़ा नहीं रहा हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। इससे पहले आपको पढ़ना है, इसी चैनल पे जाइए, और बहुत बेसिक तरीके से, बहुत ही कम समय में, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ समय लेकर। लेकिन अभी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इसमें मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक, चलिए। ऑस्ट्रेलिया से हम लिए थे ज्वाइंट सेटिंग। ज्वाइंट सेटिंग आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर अमेंडमेंट बिल में करना है तो ज्वाइंट सेटिंग का जरूरत नहीं पड़ता है, चाहे मनी बिल में भी ज्वाइंट सेटिंग नहीं होता है। मनी बिल आर्टिकल 110 में, याद रखिएगा। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल करना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन मनी बिल किसमें क्या था? मनी इसमें लोकसभा बाप था, राज्यसभा को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। राज्यसभा को अगर मन नहीं है तो वो क्या कर लेगा? ऑटोमेटिक बिल पास हो जाता है। और प्रेसिडेंट उसको बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन रिकमेंडेशन जरूरी है। बस समझिए, ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइंट सेटिंग लगता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड ध्यान में दीजिए। ज्वाइंट सेटिंग कहाँ से लिए? कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल बनाता है, उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। यूनियन लिस्ट में ओनली सेंट्रल बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट बनाता है। अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो स्टेट गवर्नमेंट पे रूल बना सकती है। चलो, ऑस्ट्रेलिया से हम क्या के लिए? ज्वाइंट सेटिंग लिए, कॉन्करेंट लिस्ट लिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिए।
साउथ अफ्रीका से हम लिए इलेक्शन ऑफ राज्यसभा जो लिए हैं, और अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो अभी जस्ट बताएं, अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा हम साउथ अफ्रीका से बोरो किए हैं। कहाँ से किए हैं? हम साउथ अफ्रीका से किए थे। बहुत ध्यान में, राज्यसभा का जो वोटिंग होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का धर्म होता है। राज्यसभा का जो वोटिंग होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन इसमें होता है, याद रखिएगा। और एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होता है, याद रखिएगा, राज्यसभा का मेंबर। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का धारा होता है, ये ध्यान में आनी चाहिए। चलो साउथ अफ्रीका से हम देखिए, ध्यान सुनिए, साउथ अफ्रीका से हम के लिए इलेक्शन ऑफ राज्यसभा अमेंडमेंट बिल लिए थे। कनाडा से के लिए डिवीजन ऑफ पावर और स्ट्रॉन्ग सेंटर को कैसे किया जाएगा, एडवाइजरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट गवर्नर का, सब हम कनाडा से लिए थे। जर्मनी से इमरजेंसी के बारे में जर्मनी से लिए थे। आयरलैंड से क्या लिए थे समझिए, DPSP। और इलेक्शन जो हम प्रेसिडेंट का करवाते हैं आर्टिकल 52 में शायद मेंशन है, तो याद रखिएगा आयरलैंड से लिए थे। आयरलैंड को ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। जापान से क्या लिए, एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ लिए हैं जापान से। यूके से क्या लिए, बाई कैमेरलिज्म लिए हैं, रूल ऑफ लॉ लिए हैं, सिंगल सिटीजनशिप लिए हैं, कैबिनेट सिस्टम लिए हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में सब यूके से लिए हैं। फ्रांस से क्या लिए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी। फ्रांस से आप क्या लिए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी। फ्रांस से हमको क्या ध्यान में आएगा, इंडिया और वरुणा जो एक्सरसाइज करता है, अच्छा फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ ही करते हैं। यूएसएसआर से क्या लिए हैं, रसिया से हमको S-400 मिसाइल ध्यान में आ गया, रसिया के साथ इंदिरा एक्सरसाइज करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। रसिया से हम क्या लिए, फंडामेंटल जो ड्यूटी लिए हैं रसिया से लिए हैं। आइडियल ऑफ जस्टिस जो लिए हैं रसिया से लिए हैं। अब डिवीजन करवाते हैं, सुनिए। आयरलैंड से लिए हैं DPSP, और इलेक्शन प्रेसिडेंट का कैसे किया जाएगा आयरलैंड से लिए हैं। जापान से लिए स्टेब्लिश बाई लॉ, जापान से लिए हैं। यूके से क्या लिए हैं, बाई कैमेरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, ये सब हम यूके से लिए हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी हम फ्रांस से लिए हैं। रसिया से क्या लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटी, आइडियल ऑफ जस्टिस, रसिया से लिए हैं। इमरजेंसी के बारे में कहाँ से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। डिवीजन पावर करेंगे, स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाएंगे, कनाडा से लिए हैं। जब राज्यसभा का जो इलेक्शन होगा, चाहे अमेंडमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, सब साउथ अफ्रीका से बोरो किए हैं। ज्वाइंट सेटिंग, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। प्रियम्बल, सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट, सब कहाँ से लिए हैं, USA से बोरो किए हैं। बहुत बढ़िया। चलिए इमरजेंसी के बारे में समझते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे आपका, है ना, आधा घंटा के में कंप्लीट करवा देंगे। चलिए, नेशनल इमरजेंसी एक होता है स्टेट इमरजेंसी, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। समझिए, नेशनल इमरजेंसी आपका आर्टिकल 252 में मेंशन है, स्टेट इमरजेंसी 356 में मेंशन है। 356 को प्रेसिडेंट रूल भी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में मेंशन है। आप क्या बोल दिए बेटा, मैं बताया हूँ, जो नेशनल इमरजेंसी आप लगाइएगा तो आर्टिकल 352 ध्यान में आनी चाहिए। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाइएगा तो आर्टिकल 360 ध्यान में आनी चाहिए। और स्टेट इमरजेंसी लगाइएगा आपको आर्टिकल 356 और 365 ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। स्टेट इमरजेंसी जब लगता है तो मैक्सिमम 3 साल तक लगता है। कितने साल तक लगता है, 3 साल तक लगता है। स्टेट इमरजेंसी लगाना है तो मैक्सिमम 3 साल तक लगता है। और याद रखिएगा, इसमें प्रेसिडेंट से आपको हर 2 महीना में आपको पास करवाना होता है पार्लियामेंट से, याद रखिएगा। और फाइनेंशियल इसमें क्या होता है, याद रखिएगा, फाइनेंशियल में क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लगा है, याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट को इसमें भी 2 मंथ से आपको हर 2 मंथ में पास करवाना होता है। नेशनल इमरजेंसी मैक्सिमम आपको इन्फिनाइट टाइम तक लग सकता है। कितना तक टाइम तक नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, मैक्सिमम इन्फिनाइट टाइम तक लग सकता है नेशनल इमरजेंसी, याद रखिएगा। हर 6 महीना में आपको पास करवाना होगा कैबिनेट से। हर 6 महीना में आपको नेशनल इमरजेंसी है तो आपको पास करवाना होगा, याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी आपको आर्टिकल 352 में मेंशन है, बाई प्रेसिडेंट के द्वारा, याद रखिएगा। नेशनल इमरजेंसी कहाँ कहाँ लगता है, कौन से ग्राउंड पे लगता है, समझिए। मार्शल लॉ हमको ध्यान में आ गया, आर्टिकल 34, याद रखिएगा। मार्शल लॉ आर्टिकल 34 ध्यान में आनी चाहिए, समझो। नेशनल इमरजेंसी वार हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आर्म रिबेलियन हो, उस पर लगता है। नेशनल इमरजेंसी आपका वार हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, चाहे आर्म रिबेलियन हो, उसमें आपका नेशनल इमरजेंसी लगता है। इसमें आपको पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना होगा, समझो। हम नेशनल इमरजेंसी लगाना है तो आपको आर्टिकल 352 ध्यान में आएगा। बाई प्रेसिडेंट के द्वारा लगता है, ध्यान में आनी चाहिए। इन्फिनाइट टाइम के लिए लगता है, हर 6 महीना, हर 6 मंथ में आपको पास करवाना होगा। कैबिनेट का इसमें रिटेन चाहिए। नेशनल इमरजेंसी कौन से ग्राउंड पे लगता है, तो वार पे लगता है, एक्सटर्नल ग्राउंड पे और आर्मी रिबेलियन पे लगता है। और पार्लियामेंट से जो पास करवाइएगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाइएगा नेशनल इमरजेंसी में। स्टेट इमरजेंसी से आपको ध्यान में आएगा आर्टिकल 356, मैक्सिमम 3 साल तक लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट से 2 महीना में, हर 2 महीना में पास करवाना होगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में लगता है, और प्रेसिडेंट को आपको 2 महीने में पास करवाना होगा, समझिए।
आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब आर्टिकल 358 आता है। इमरजेंसी के समय में आपका आर्टिकल और 20 और 21 जो है, 21 को बोलते हैं राइट टू लाइफ। आप जो शादी मानिए आपको कोई गर्लफ्रेंड पसंद आ गई, आपको उससे शादी करना है तो आपको गार्जियन नहीं रोक सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21 दिया हुआ है राइट टू लाइफ। आप उसमें आर्टिकल 21 के तहत आप शादी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होता। इमरजेंसी के दौरान कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है? तो 20 और 21 जो आर्टिकल है इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होता है। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। आर्टिकल 358 आएगा तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, आपको ध्यान में आनी चाहिए। और 20 और 21 को सस्पेंड करना है तो आर्टिकल 359 को लाना पड़ेगा। चलो अब समझते हैं होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ओनली सेंट्रल रूल बनाती है, स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट बनाती है, अगर पार्लियामेंट का इंटरेस्ट होगा तो बना सकती है। कॉन्क्रीट लिस्ट में यूनियन सेंटर और स्टेट मिलकर रूल बनाता है कॉन्क्रीट लिस्ट में। बहुत बढ़िया। इसका एग्जांपल एनडीए, सीडीओ, सीएपीएफ में आया हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि हम बता नहीं सकते शब्दों में। आपको देखने को फिर से रिपीट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एनडीए हो चाहे सीडी चाहे सीएपीएफ में। दिस इज माई गारंटी। इस पेज से आपको मिलेगा तो मिलेगा। समझते हैं। हम पहले बात करते हैं यूनियन लिस्ट का एग्जाम्पल के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। डिफेंस पे देखिए, याद रखना नहीं, याद करना है। डिफेंस पे स्टेट रूल बना सकता है? नहीं बना सकता है। तो ओनली जो सेंटर बनाएगा तो उसको यूनियन लिस्ट कहते हैं। तो यूनियन लिस्ट के एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा? डिफेंस, डिफेंस रूल आ जाएगा। कॉन्टेम्प्ट एरिया हो गया, आर्म्स हो गया, सीबीआई, फॉरेन अफेयर्स, वार, एक्सटर्नल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप भी यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। एक्स्ट्राडिक्शन डायरेक्ट एग्जांपल दे देगा कि बताइए इसमें से कौन सा यूनियन लिस्ट का एग्जांपल है। प्रीग्लिम आउटसाइड इंडिया और रेलवे, ये सब यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। बैंकिंग, पोर्ट, फिशिंग, ओपियम, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आया हुआ है एग्जाम में, इंश्योरेंस है आपका यूनियन लिस्ट के एग्जाम्पल। सीडीएस में आया हुआ है क्वेश्चन, जो इंश्योरेंस है आपका यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, चाहे लॉटरी हो गया, ये सब यूनियन लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में कौन कौन एग्जाम्पल में आ जाएगा समझिए। फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप, एक्स्ट्राडिक्शन, पिलग्रिम्स, रेलवे, बैंकिंग, पोर्ट्स, फिशिंग, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, लॉटरी, ये सब आपका यूनियन लिस्ट का एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया। अब समझते हैं स्टेट लिस्ट में। समझिए स्टेट लिस्ट का कौन कौन एग्जाम्पल है। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, उसमें सेंटर थोड़ी देखती है, स्टेट देखती है। पब्लिक हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फिर सैनिटाइजेशन, पिलग्रिम हो गया। इनसाइड में, आउटसाइड में होगा तो यूनियन बनाएगा, और इनसाइड में होगा स्टेट के अंदर में तो स्टेट बनाएगा। म्यूजियम हो गया, कम्युनिकेशन रोड हो गया, ब्रिज हो गया, वाटर इरिगेशन हो गया, चाहे गैम्बलिंग हो गया, टैक्स के बारे में हो गया, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, स्टाम्प ड्यूटी, नीतीश कुमार अभी टैक्स इलेक्ट्रिसिटी पे हुआ था ना, इससे याद रखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी से I/Q/T ध्यान में आएगा। इलेक्ट्रिसिटी स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान में गया, क्योंकि वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। स्टाम्प ड्यूटी भी आपका स्टेट लिस्ट में आ जाएगा। समझो स्टेट लिस्ट का एग्जाम्पल समझो। पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, सैनिटाइजेशन, पिलग्रिम, इनसाइड, लिकर, जो दारू के बारे में बिहार सरकार बंद की है, इसे याद रखिएगा। लॉटरी, म्यूजियम, कम्युनिकेशन रोड, एग्रीकल्चर, वाटर इरिगेशन, बेटिंग, गैम्बलिंग, सब स्टेट लिस्ट में आएगा। कॉन्करेंट में स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर बनाता है। जैसे मैं समझिए मैरिज, डाइवोर्स, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, लीगल, मेडिकल और फॉरेस्ट आया, ये आया था। जो फॉरेस्ट है कॉन्करेंट में आ जाएगा। फॉरेस्ट किस में आ जाएगा आपका? कॉन्करेंट में आ जाएगा। फॉरेस्ट किस में आ जाएगा एग्जाम्पल में? कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, ट्रस्ट एंड ट्रस्टी, ये सब आपका कॉन्करेंट लिस्ट का एग्जाम्पल है, ध्यान में रखिएगा। अब हम समझते हैं शेड्यूल के बारे में। जो एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन वही मैं करवा रहा हूँ, समझिए। शेड्यूल 1 में बताया गया है स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के बारे में। शेड्यूल 1 में बताया गया है स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के बारे में। शेड्यूल 2 में बताया गया है सैलरी के बारे में, जैसे प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का, ये सब के बारे में, गवर्नर का। शेड्यूल 1 में बताया गया है स्टेट और यूनियन टेरिटोरी के बारे में। शेड्यूल 2 में सैलरी के बारे में बताया गया। शेड्यूल 3 में ओथ के बारे में बताया गया और जो शपथ लेता है वो बताया गया। शेड्यूल 4 में एलोकेशन सीट ऑफ राज्यसभा वो बताया गया। शेड्यूल 5 में क्या बताया गया है समझिए। शेड्यूल 5 में बताया गया शेड्यूल ट्राइब के लिए। शेड्यूल 6 में बताया गया ट्राइबल एरिया के बारे में। शेड्यूल 5 में बताया गया शेड्यूल एरिया के बारे में, और शेड्यूल 6 में क्या बताया गया? ट्राइबल एरिया के बारे में। जो असम, मिजोरम, त्रिपुरा मेघालय है वो शेड्यूल 6 में है। किसमें है? शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 7 में क्या बताया गया? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर किस
जैसे में यूनियन का, कॉन्करेंट का, स्टेट लिस्ट पढ़ाए हैं ना, तो जो डिवीजन ऑफ पावर किस में, यूनियन लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में, तो जो डिवीजन ऑफ पावर होता है उस 7 में बताया गया, शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 8 में बताया गया किसमें, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है, 22 है, याद रखिएगा। शेड्यूल 9 में बताया गया लैंड के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, ये सब 9 में बताया गया। शेड्यूल 10 में बताया गया एंटी डिफेक्शन लॉ। शेड्यूल 11 में बताया गया है पंचायत के बारे में, और 12 में बताया गया म्यूनसिपैलिटीज के बारे में। अब समझाते हैं। 9th को फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ दिया गया है। 9th को फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ दिया गया था। 10th को 52 से जोड़ दिया था। 10 को किससे जोड़ दिए थे, याद रखिएगा। 10 का भाई कौन होता है, 52 होता है। 10 का भाई 52। 11 को 73 से जोड़ दिया गया था। 11 को 73 से मतलब पंचायत के बारे में। 12 को 74 से जोड़ दिया था, मतलब म्यूनसिपैलिटीज के बारे में। समझो सर, आप बताए हैं क्या कि शेड्यूल 1 में बताया गया स्टेट और यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में। शेड्यूल 2 में बताया गया सैलरी के बारे में। शेड्यूल 3 में बताया गया है ओथ के बारे में। शेड्यूल 4 में बताया गया एलोकेशन सीट ऑफ राज्यसभा के बारे में। शेड्यूल 5 में बताया गया शेड्यूल एरिया के बारे में। शेड्यूल 6 में बताया गया ट्राइबल एरिया के बारे में। ट्राइबल एरिया में आ जाएगा असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। शेड्यूल 7 में बताया गया है डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। शेड्यूल 8 में बताया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। शेड्यूल 8 में बताया गया ऑफिशियल लैंग्वेज 22 हुए हैं। शेड्यूल 9 में बताया गया है लैंड के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। शेड्यूल 10 में बताया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। 9th को फर्स्ट से जोड़ देंगे, 10 को 52 से जोड़ देंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 में मेंशन है, बहुत बढ़िया। 10 से 52 को जोड़ देंगे। शेड्यूल 11 में बताया गया है पंचायत के बारे में। 11 को 73rd अमेंडमेंट ध्यान में चाहिए। 12 को 74th अमेंडमेंट ध्यान में चाहिए। 12 को म्यूनसिपैलिटी बोलते हैं, याद रखिएगा। बस खत्म ही है, समझो। प्रेसिडेंट का एज 35 होता है, सुप्रीम कोर्ट वो दिलाता है, बहुत बढ़िया। पीएम का एज 25 होता है, प्रेसिडेंट वो दिलाता है। सीएम का एज 25 होता है, गवर्नर वो दिलाता है। गवर्नर का एज होता है 35, गवर्नर के एज होगा 35, प्रेसिडेंट वो दिलाता है। हाई कोर्ट का एज मिनिमम 45 होता है, प्रेसिडेंट वो दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का एज होता है 50, याद रखिएगा, जज का, वो दिलाता है प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल इंडिया का टर्म फिक्स नहीं होता है, प्रेसिडेंट वो दिलाता है। कैग का भी फिक्स नहीं होता है, प्रेसिडेंट आपका क्या करेगा, कैग का भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंटमेंट करता है, याद रखिएगा। वो दिलाता है या अपॉइंटमेंट करता है, याद रखिएगा। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट ही वो दिलाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एज कितना चाहिए, 35 चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट का कौन वो दिलाता है, याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट का सीजीआई दिलाता है, 35 होनी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट को बनना है तो एज 35 होनी चाहिए। स्पीकर को ओथ नहीं दिलाता है, स्पीकर को ओथ नहीं दिलाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। लोकसभा के लिए 25 चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 चाहिए। ग्राम पंचायत में बनना है तो 20 एज चाहिए। और आपको पंचायत सचिव बनना है तो आपका एज कितना चाहिए, 21 चाहिए, बहुत बढ़िया। डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो आपको गवर्नर दिलाता है। मानिए डिस्ट्रिक्ट जज को, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट जज को अगर वो दिलाता है, कौन दिलाता है, गवर्नर दिलाता है। यूपीएससी को कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। और एसपीएससी को गवर्नर दिलाता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को गवर्नर दिलाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को उदय कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। यूपीएससी का ध्यान में रखेंगे 6 से 65 ईयर, और एसपीएससी का 6 से 62 ईयर, याद रखेंगे। यूनियन मिनिस्टर डिसाइड करेगा, समझिए। यूपीएससी का कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। एसपीएससी को गवर्नर, एसपीएससी को गवर्नर, और डिस्ट्रिक्ट जज को भी गवर्नर दिलाता है। डिस्ट्रिक्ट जज को भी गवर्नर दिलाता है। ग्राम पंचायत बनने के लिए एज 21 चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 चाहिए, लोकसभा के लिए 25 चाहिए, बहुत बढ़िया। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना 35 चाहिए, प्रेसिडेंट ही दिलाएगा। कैग आर्टिकल 148 में मेंशन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में से दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करता है, एजी और सीएजी का प्रेसिडेंट ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट वो दिलाता है। हाई कोर्ट का भी प्रेसिडेंट दिलाता है। गवर्नर का भी प्रेसिडेंट दिलाता है। गवर्नर बनने के लिए 35 ईयर चाहिए। सीएम बनने के लिए 25 चाहिए। सीएम बनने के लिए कितना चाहिए, 25 चाहिए, गवर्नर वो दिलाता है। पीएम बनने के लिए 25 चाहिए, प्रेसिडेंट दिलाता है। पीएम बनना है तो 25 एज का हो जाइए तो बन जाइएगा पीएम, और प्रेसिडेंट बनना है तो 35 का होना चाहिए। चलिए, मजा आया, ये समझ लिए। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 13 फॉरेनर्स के लिए नहीं है। आर्टिकल बस इतना ही जो आर्टिकल है जो फॉरेनर्स के लिए, कौन कौन आर्टिकल नहीं है, 15, 16, 19, 29 और 30 फॉरेनर्स के लिए नहीं है बस। आर्टिकल 1 को क्या बोलते हैं, इंडिया डेट इज भारत। आर्टिकल 2 में एडमिट न्यू स्टेट कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में हम बाउंड्री चेंज करते हैं। आर्टिकल 5 को बोलते हैं सिटीजनशिप के लिए। आर्टिकल 16 क्या दिया, आर्टिकल 16 में इक्वल
अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट के लिए सबके लिए समान हक है। आर्टिकल 16 में बताया गया है कि राजा का बेटा भी फॉर्म भरेगा और गरीब का बेटा भी भरेगा। तो आर्टिकल 16 में बताया गया इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट के लिए। आर्टिकल 17 में बताया गया अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत के बारे में। आर्टिकल 18 में बताया गया एबोलिशन ऑफ टाइटल, जिसमें आप मिलिट्री का हो गया, एकेडमिक का हो गया, डॉक्टर आप यूज नहीं कर सकते, हम लेफ्टिनेंट तरुण कुमार नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और पापा का पारा नहीं लगा सकते हैं, पापा की परी नहीं लगा सकते हैं, ये सब हम टाइटल नहीं लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 18 में क्या बताया, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 19 क्या, स्पीच एक्सप्रेशन के लिए चाहे घूमने की आज़ादी आर्टिकल 19 ही देता है। घूमने की आज़ादी इंडिया में 19 देगा। और आपको मानिए अमेरिका जाना है, फॉरेनर जाना है, तो आपको घूमने की आज़ादी कौन देगा, आर्टिकल 21 देगा, याद रखिएगा। आर्टिकल 20 है डबल जीरो पार्टी है, आर्टिकल 20 क्या है, डबल जीरो पार्टी है। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ है, याद रखिएगा। और आउटसाइड भी घूम सकते हैं। आर्टिकल 22 क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए था। आर्टिकल 22 क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए था। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए था। आर्टिकल 23 क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए है। और आर्टिकल 24 क्या है, नो चाइल्ड लेबर, जो बच्चा कारखाना में काम करता है, छोटा छोटा बच्चा, वो आर्टिकल 24 आपको ध्यान में नहीं चाहिए। 25 क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए। आर्टिकल 5 क्या है, फ्रीडम ऑफ 25 रिलीजन के लिए। और आर्टिकल 29 जो है, हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं अपने कल्चर को, वो आर्टिकल 29 बताता है। जब हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं अपने कल्चर को, आर्टिकल 29 बताता है। समझ में आया, देख लो। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 किसके लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। आर्टिकल 5 से हमको सिटीजनशिप ध्यान में आनी चाहिए। आर्टिकल 1 इंडिया डेट इज भारत है। आर्टिकल 2 एडमिट न्यू स्टेट कर सकते हैं। आर्टिकल 3 में बाउंड्री चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 16 बताता है इक्वल एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। आर्टिकल 17 बताता है अनटचेबिलिटी के बारे में। आर्टिकल 18 बताता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। और आर्टिकल 19 क्या बताता है, स्पीच एक्सप्रेशन, जो मीडिया लोग जो पूछते रहता है सवाल, सरकार से तो पूछ नहीं सकता है, जनता से ही पूछता है उल्टे, तो वो आ गया, आ जाएगा किस में, आर्टिकल 19 में आ जाएगा। आर्टिकल 20 क्या है, डबल जीओ पार्टी, इसमें नो एक्सपोस्ट फैक्ट लॉ आपको ध्यान में आनी चाहिए। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ है। अब इससे आपको बाहर जाना है, घूमना है, तो आर्टिकल 21 यूज करेंगे, लेकिन इंडिया में घूमना है तो आर्टिकल आपको 19 यूज करेंगे, बहुत बढ़िया। बोलने की आज़ादी आपको आर्टिकल 19 देता है। आर्टिकल 22 क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए होता है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए होता है। आर्टिकल 24 नो चाइल्ड लेबर के लिए होता है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए होता है। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन कल्चर को कैसे किया जाए वो उसके लिए। आर्टिकल 40 क्या है, विलेज पंचायत के लिए है। और आर्टिकल 39 क्या है, फ्री लीगल एड के लिए। आर्टिकल 39 में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 39 फ्री लीगल एड के लिए है। आर्टिकल 48 में बताया गया है क्या, काउंसलर के लिए। मार्शल लॉ आर्टिकल 34 में, याद रखिएगा। आर्टिकल 30 क्या है, माइनॉरिटी एजुकेशनल के लिए। 29 में हम कल्चर बचाएंगे। और आर्टिकल 30 में क्या है, माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए। आर्टिकल 51 है इंटरनेशनल पीस के लिए। आर्टिकल 51 क्या है, इंटरनेशनल पीस के लिए। आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 क्या बताता है, राइट टू इक्वलिटी बताता है। आर्टिकल 15 क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट सेक्स रिलीजन। आर्टिकल 15 बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट सेक्स रिलीजन के साथ में, बहुत बढ़िया। आर्टिकल पार्लियामेंट के किस में बताया गया है, 79 में बताया गया है। आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, डिस्क्रिमिनेशन कास्ट सेक्स रिलीजन। आर्टिकल 51 क्या बोलता है, इंटरनेशनल पीस। आर्टिकल 30 क्या बोलता है, माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए, आपको ध्यान में आनी चाहिए। और एक पॉइंट हम बता देते हैं, चलिए 1 मिनट गाइस, ये समझ लीजिए। फंडामेंटल राइट में फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसेबल है, इसको कोर्ट लेके जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसेबल है, इन्फोर्सेबल है, वेरी गुड। फंडामेंटल राइट आपको पार्ट 3 में मिलेगा 12 से 35 के बीच में। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में मिलेगा, यूएसए से लिए थे, 12 से 35 में मिलेगा। फंडामेंटल राइट का जो नेचर होता है नेगेटिव होता है। फंडामेंटल राइट का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। 12 से 35 में, 12 में डिफिनेशन ऑफ स्टेट बताया गया है। चलो बहुत बढ़िया। आर्टिकल 14 बताता है राइट टू इक्वलिटी। 15 बताता है 12 से, देखिए फंडामेंटल राइट 12 से 35 के बीच में, फंडामेंटल राइट 12 से 35 के बीच में, पार्ट 3 में मेंशन, यूएसए से बोरो किए थे। नेगेटिव नेचर होता है, ये जो जस्टिसेबल होता है, इन्फोर्सेबल होता है, बहुत बढ़िया। आपने बताया आर्टिकल 15 में कास्ट सेक्स बर्थ रिलीजन के आधार पर बताया। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन है। 23 ह्यूमन ट्रैफिंग था। 24 प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर था। 25 क्या था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन था। 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था।
आर्टिकल 32 को बोलते हैं हार्ट एंड सोल। बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले थे क्या, आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोले थे। बहुत बढ़िया। अब डीपीएसपी के बारे में समझ लो। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, डीपीएसपी आपका 36 से 51 के बीच में है। इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, मतलब आयरलैंड से लिए थे। ये नॉन जस्टिसेबल होता है। डीपीएसपी आपका क्या है, नॉन जस्टिसेबल होता है। ओनली फंडामेंटल राइट ही है जो जस्टिसेबल है, बाकी सब नॉन जस्टिसेबल है। डीपीएसपी आपका नॉन जस्टिसेबल है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। इसका नेचर जो होता है डीपीएसपी का पॉजिटिव होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट का नेचर कैसा होता है, निगेटिव होता है। डीपीएसपी में पॉजिटिव होता है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। जस्टिस का मतलब क्या होता है समझिए। जस्टिस में आ जाएगा सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। जस्टिस का मतलब होता है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। डीपीएसपी आपका पार्ट 4 में मेंशन है। डीपीएसपी 36 से 51 ध्यान रखिएगा। डीपीएसपी 36 से 51 ध्यान में आनी चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल कौन आ जाएगा, आर्टिकल 40 आ जाएगा। 43 भी, 40 में विलेज पंचायत था, 43 में कॉटेज इंडस्ट्री था, 43 में कोऑपरेटिव सोसाइटी था। आर्टिकल 46 में क्या था, एससी और एसटी के बारे में था। 47 में क्या था आप लोग बताइएगा। 48 में काउंसलर था। आर्टिकल 39 ए में क्या है, फ्री लीगल एड है। 43 ए में क्या है आप लोग बताइएगा। 48 में काउंसलर है। आर्टिकल 48 में इंप्रूव वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं, 3 मार्च को मनाते हैं। आर्टिकल 36 में क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 36 में क्या डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 37 में क्या है, अप्लीकेशन ऑफ डीपीएसपी के बारे में बताया गया। आर्टिकल 38 में क्या है, सोशल वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि हम लोग का सोशल वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। आर्टिकल 39 क्या बोलता है, प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बताता है। आर्टिकल 39 ए क्या, फ्री लीगल एड है। और आर्टिकल 39 क्या बोलता है, प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए। प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो बात कौन करता है, आर्टिकल 39 बोलता है। और आर्टिकल 39 क्या बोलता है, फ्री लीगल एड के बारे में बोलता है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप होता है, याद रखिएगा। पहले सोवरेन आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सेकुलर आएगा, फिर डेमोक्रेटिक होगा। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा बस। आर्टिकल सब रिविजन करवा दिए, चलिए आइए समझिए। एक है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, ये लार्जेस्ट कमेटी होता है। एस्टीमेट कमेटी जो है आपका लार्जेस्ट कमेटी होता है, राज्यसभा का इसमें मेंबर नहीं होता है, याद रखिएगा। एस्टीमेट कमेटी का जो टेन्योर होता है 1 ईयर होता है। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा चुना जाता है। बहुत बढ़िया। एस्टीमेट कमेटी पर क्वेश्चन आया था। पब्लिक अकाउंट कमेटी समझते हैं। इसमें 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा का होंगे, 7 राज्यसभा का होंगे। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 लोकसभा का मेंबर होंगे और 7 राज्यसभा का मेंबर होंगे। इसका भी टेन्योर 1 ईयर होता है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए। चेयरमैन अपोजिशन अपॉइंटमेंट बाय स्पीकर समझिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी को अगर अपॉइंटमेंट करना है तो चेयरमैन जो होगा अपोजिशन पार्टी का होगा, याद रखिएगा। क्या क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ गाइड पब्लिक अकाउंट कमेटी बोलते हैं। सीएजी को हम क्या बोलते हैं, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स तो बोलते ही हैं। और फ्रेंड एंड गाइड पब्लिक अकाउंट के बारे में सीएजी को बोलते हैं, जो सीएजी आर्टिकल 148 में मेंशन, सीएजी को प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। चलो पब्लिक अंडरटेकिंग समझते हैं। इसमें भी 22 मेंबर है, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, सेम है, टेन्योर 1 ईयर। चेयरमैन फ्रॉम लोकसभा अपॉइंटमेंट करता है। इसमें अपॉइंटमेंट का खेला हो जाता है, समझिए। पब्लिक अंडरटेकिंग में चेयरमैन जो फ्रॉम होगा लोकसभा का होगा, अपॉइंटमेंट करता है पब्लिक अंडरटेकिंग में, याद रखिएगा। एस्टीमेट कमेटी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, इसमें भी सेम था। इसमें चेयरमैन जो पोजीशन अपॉइंट बाय स्पीकर, ये अपॉइंट याद रखिएगा बस। फाइनेंशियल कमीशन किसमें मेंशन है, आर्टिकल 180 में मेंशन, याद रखिएगा। अब ये समझते हैं। एक के गोपालन केस हुआ था, उसमें आर्टिकल 21 से 22 डेट आनी चाहिए। एक के गोपालन केस में आर्टिकल 21 और 22 दिन में आनी चाहिए। एक हुआ था शंकारी प्रसाद केस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया था, आर्टिकल 368 ध्यान में आनी चाहिए। शंकारी प्रसाद कमेटी आया था, उसमें अमेंडमेंट हुआ था, पावर किसा, आर्टिकल 368 आपको ध्यान में आनी चाहिए। गोलकनाथ केस में भी अमेंडमेंट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा। किशवानंदन भारतीय केस में क्या हुआ था, उसमें बताया गया था कि फंडामेंटल राइट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। मोनिका गांधी केस आया था, वो पर्सनल लिबर्टी के बारे में आया था। मोनिका गांधी केस आया था किसके लिए, पर्सनल लिबर्टी के लिए आया था। एक था मिनर्वा मिल केस, वो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, वो भी मिनर्वा मिल केस भी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। लेकिन 31 से आर्टिकल 368 ध्यान में आनी चाहिए बस। एक आया था शाह बानो केस, डाइवोर्स मुस्लिम के लिए था। शाह बानो केस आया था, जो ट्रिपल तलाक जो था मुस्लिम के लिए, डाइवोर्स मुस्लिम के लिए शाह बानो केस लाए थे।
एक था मेहता केस, ये आया था एससी कास्ट कंपनियन के लिए, चाहे आयल लीचिंग के लिए मेहता केस लाए थे। मेहता केस इसलिए लाए थे कि आयल लीचिंग के लिए और सुप्रीम कास्ट के कंपनियन के लिए। बहुत बढ़िया। एक आया था इंदिरा साहनी केस, जो ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए आया था। इंदिरा साहनी केस जो आया था आपको ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए आया था। एक आया था एसआर बोमाई केस, जो प्रेसिडेंट रूल के लिए आया था। प्रेसिडेंट रूल से आर्टिकल 356 ध्यान में आ गया। बहुत बढ़िया। एसआर बोमाई केस किसके लिए आया था? प्रेसिडेंट रूल के लिए आया था। एक आया था विशाखा केस, सेक्सुअल हरासमेंट वर्क एट प्लेस। विशाखा केस क्यों आया था? जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा था वर्क एट प्लेस पे, तो उसको विशाखा केस आया था। एक आया था लिली थॉमस केस, क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स, जो क्रिमिनल लोग भी होते हैं पॉलिटिक्स में, उसके लिए लिली थॉमस केस हम लाए थे। एक था सायरा बानो केस, वही बता रहे हैं, ट्रिपल तलाक के लिए केस था, उसका नाम था सायरा बानो केस। चलिए एक और रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कम ही बचा है। सायरा बानो केस आया था ट्रिपल तलाक के लिए। सायरा बानो केस किसके लिए आया था? ट्रिपल तलाक के लिए। लिली थॉमस केस लाए थे क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स के लिए। जो लिली थॉमस केस किस लिए आया था? क्रिमिनल इन पॉलिटिक्स के लिए आया था, जो क्रिमिनल लोग होते हैं पॉलिटिक्स में, इसके लिए हम लिली थॉमस केस लाए थे। विशाखा केस किस लिए आया था? सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं वर्क एट प्लेस पे, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं वर्क एट प्लेस पे, उसके लिए विशाखा केस लाए थे। एक था एसआर बोमाई केस, प्रेसिडेंट के रूल के लिए था। एसआर बोमाई केस किसके लिए था? आपका प्रेसिडेंट रूल के लिए था। एक था इंदिरा साहनी केस, वो ओबीसी के रूल के लिए था। ओबीसी के जो रिजर्वेशन के लिए आया था इंदिरा साहनी केस, ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए आपका इंदिरा साहनी केस आया था। बहुत बढ़िया। मेहता केस आया था एससी कास्ट के लिए, और आयल लीचिंग के लिए मेहता केस आया था एससी कास्ट और आयल लीचिंग के लिए। एक था शाहबानो केस, डाइवोर्स मुस्लिम के लिए था। शाहबानो केस भी डाइवोर्स मुस्लिम के लिए था। मिनरमा मिल केस था बेसिक स्ट्रक्चर के लिए था। मेनका गांधी केस क्या था? पर्सनल लिबर्टी के लिए था। कृष्णानंदन भारती केस आपको ध्यान में आनी चाहिए, उसमें कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। गोलकनाथ में भी सेम था। गोलकनाथ शंकरी प्रसाद में भी वही था कि अमेंडमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 368 से कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कृष्णानंद भारती कैसे बोल रहा था कि छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। एक गोपालन के आर्टिकल 21 बात ध्यान में आनी चाहिए। चलो समझते हैं। एक है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक फेडरल गवर्नमेंट। लास्ट टॉपिक। यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल सिटीजनशिप होगा, फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर होगा। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होगा? ऑल इंडिया सर्विस मिलेगा, इंटीग्रेटेड जुडिशरी मिलेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट करता है। फेडरल फीचर में क्या होता है? इंडिपेंडेंट इसमें जुडिशरी होता है। इसमें क्या होता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा। बाई कम्युनलिज्म स्टेट कौन कौन आ जाएगा समझ लो? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बाई कैमेरलिज्म स्टेट कौन कौन आ जाएगा? यूपी, बिहार, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कौन कौन आ जाएगा? यूपी, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक आपको ध्यान में नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। ये फेडरल फीचर के लिए था। आर्टिकल 368 समझते हैं, पार्ट 20 में मेंशन है। आर्टिकल 368 इंपॉर्टेंट है, पार्ट 20 में मेंशन है। एडिशन, वेरिएशन और रिपील के लिए था, समझो। इधर हाउस में स्पेशल मेजोरिटी इसमें लगता है, याद रखिएगा। छोड़ो, इसे याद रखो कि आर्टिकल 368 है जो पार्ट बी में मेंशन है। यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल सिटीजनशिप होता है। फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर होता है। इसमें ऑल इंडिया सर्विस यूनिटी गवर्नमेंट में मिलेगा देखने को। बहुत बढ़िया। बाई कम्युनलिज्म याद रखिए, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक बाई कम्युनलिज्म स्टेट है। बस इतना ध्यान में रखिए। प्रेसिडेंट का कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हेड ऑफ इंडिया होता है, क्या ऑर्डिनेंस कर सकता है। जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चले, पार्लियामेंट का जब सेशन नहीं चलेगा तो प्रेसिडेंट साहिबा जो हैं ऑर्डिनेंस कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस 6 मंथ 6 वीक का ध्यान में चाहिए। आर्टिकल 130 ध्यान में चाहिए। गवर्नर जो करता है आर्टिकल 213 के तहत, 213 के तहत करता है। बहुत बढ़िया। गवर्नर 5 ईयर के लिए होता है। प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलाता है? जज दिलाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 ध्यान में आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है आर्टिकल 155 ध्यान में आनी चाहिए। गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 200 में मेंशन है। गवर्नर बिल रख सकता है कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 200 में मेंशन है ये बात। बहुत बढ़िया। 8 पार्ट में क्या बताया गया? लेजिस्लेचर के बारे में समझो। इम्पीचमेंट और हम करेंगे, इम्पीचमेंट करते हैं तो याद रखिएगा, इम्पीचमेंट अगर हम करते हैं तो को इम्पीचमेंट करेंगे तो आर्टिकल 61 ध्यान में आनी चाहिए प्रेसिडेंट का। जब
प्रेसिडेंट और पार्डन करता है तो 72 के तहत करता है, और गवर्नर जो पार्डन करता है तो 161 के तहत करता है। और गवर्नर को अगर माफ़ी करना है या सज़ा को कम करना है तो 161 के तहत सुनाएगा आर्टिकल, और प्रेसिडेंट को अगर माफ़ करना है तो 72 के तहत सुनाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट में आर्टिकल 130 आपको ध्यान में चाहिए ऑर्डिनेंस के लिए, और जो गवर्नर लगाता है आर्टिकल 213 ध्यान में नहीं चाहिए। आर्टिकल 356 को प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। बहुत बढ़िया। फंडामेंटल राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी में नहीं आता है। फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी में आता है, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आर्टिकल 300 ये आपको ध्यान में आ जाएगा। फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होता है, पार्ट 3 में मेंशन है 12 से 35 में। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 आपको ध्यान में, सब ध्यान में आनी चाहिए। फंडामेंटल राइट जो सुनाता है बोथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का होना चाहिए। फंडामेंटल जो राइट को भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी सुनाता है सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में मेंशन है। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में मेंशन है। 42 से 1976 ध्यान में आएगा। फंडामेंटल ड्यूटी से स्वर्ण सिंह कमेटी ध्यान में नहीं चाहिए। 86 से 2002 ध्यान में नहीं चाहिए। USSR से लिए थे, सब बता चुके हैं। फॉरेनर्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। DPSP में याद रखिएगा पॉजिटिव नेचर का होता है, फंडामेंटल राइट नेगेटिव नेचर का होता है। DPSP से 36 से 52 आपको ध्यान में आनी चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39A में मेंशन है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क DPSP में आएगा, लेकिन आर्टिकल 39A में मेंशन है। इक्वल पे फॉर इक्वल पे किसमें मेंशन है? DPSP में, और आर्टिकल 39A ध्यान में नहीं चाहिए। जस्टिस का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल। मेरा DPSP आपका नॉन जस्टिसेबल होता है, अब फंडामेंटल राइट आपका जस्टिसेबल होता है। 48 में क्या बताया गया? इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया था। DPSP कहाँ से बोरो किए थे? आयरलैंड से। और फंडामेंटल राइट कहाँ से बोरो किए? USA से किए। बस ये लास्ट पेज है। आर्टिकल 47 में बताया गया है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए। आर्टिकल 47 में बताया गया है हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए। आर्टिकल 44 बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आर्टिकल 43 बताता है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स के लिए। आर्टिकल 46 क्या बताता है? प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज़ के लिए। आर्टिकल 48 बताता है प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एनिमल वाइल्ड लाइफ के लिए। आर्टिकल 51 बताता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14। आर्टिकल 39E में क्या होता है समझिए? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए, वेलफेयर फॉर वर्कर्स के लिए। आर्टिकल 39E में है। आर्टिकल 39 क्या बताता है? वेलफेयर फॉर वर्कर्स के लिए। आर्टिकल 48A बताता है प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48A जो है वो बताता है प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ। प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, जो जॉइंट सिटिंग आपको ध्यान में आनी चाहिए। 74 में बताया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में आर्टिकल 74 में बताया गया है। लेकिन इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आर्टिकल 263 में बताया गया है। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आर्टिकल 263 में बताया गया है। फ्री एजुकेशन से आपको ध्यान में आएगा क्या? आर्टिकल 45। लास्ट है पंचायत राज। बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज के लिए था, 1957 में ध्यान में चाहिए। अशोक मेहता कमेटी जो था जिला और मंडल के लिए था। अशोक मेहता कमेटी जिला और मंडल के लिए था। जीवीके राव कमेटी था, सब पंचायती राज के लिए, लेकिन बांटा गया था। जीवीके राव आया था जिला को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब जिला को स्ट्रॉन्ग करना होगा तो जीवीके राव कमेटी आ जाएगा, और जिला और मंडल के बारे में बताना होगा तो अशोक मेहता कमेटी आ जाएगा। पंचायती राज के बारे में बताना होगा तो बलवंत राय मेहता कमेटी आ जाएगा। लेकिन पंचायत राज के बारे में जो बताना है तो एल एम सिंघवी कमेटी आ जाएगा। बिल ड्राफ्ट के बारे में बताना है तो पिंग थोंग कमेटी आ जाएगा। पिंग थोंग बता देगा इसमें से कौन सा कमेटी है, तो बलवंत राय, अशोक मेहता, जीवीके राव, एल एम सिंह, PK थोंग सब पंचायती राज के लिए। पंचायती राज को ध्यान रहेगा 73, 1992 ध्यान में चाहिए। 73 और 1992 ध्यान में चाहिए। राज्यसभा डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन लोकसभा डिजॉल्व हो जाता है। 42 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सोवरिन आएगा, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। पहले सोवरिन सेकुलर सोवरिन आएगा, सोवरिन के बाद सोशलिस्ट। आंख बंद करो, याद करो। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। सोवरिन के बाद सोशलिस्ट आएगा, सोवरिन के बाद सोशलिस्ट, सोवरिन के बाद सोशलिस्ट, सोशलिस्ट के बाद सेकुलर, सेकुलर के बाद डेमोक्रेटिक। सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। ये 44 1978 से क्या आएगा? राइट टू प्रॉपर्टी। फंडामेंटल राइट में पहले था, फंडामेंटल राइट में अब नहीं है। 300 ध्यान में नहीं चाहिए। फंडामेंटल राइट क्या है? इसको ऐड किए थे पार्ट 4 ए को ऐड किए थे, 15A को ऐड किए थे, तो इसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। समझो। आर्टिकल 47 में बताया गया हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए।
44 में बताया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, 43 में बताया गया लिविंग वेज फॉर वर्कर्स के लिए, 46 में बताया गया प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज़ के लिए, 48 में बताया गया प्रोटेक्शन फॉरेस्ट और एनिमल के लिए, 51 में बताया गया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, राइट टू इक्वलिटी 40 किसमें मेंशन है बताइएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क्स 39A में है, याद रखिएगा। गवर्नर को जो अपॉइंटमेंट करते हैं आर्टिकल 155 ध्यान में नहीं चाहिए। मैं आपको सब डिवीज़न करवा दिया हूँ, बस इसको हेडफोन लगा के आराम से सुनिए ट्रैवलिंग के समय में। डेट्स इट। जय हिंद। आपको हम सब कुछ पढ़ा दिए, रिवीजन करवा दिए, साइंस भी करवा दिए, पॉलिटी भी करवा दिए, ज्योग्राफी आप जाकर दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट हिमालय हो गया, ग्रासलैंड हो गया, इधर जो मैं करवाया हूँ वो सब देख लीजिएगा। हिमालय, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लीजिएगा थोड़ा मोड़ा, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ग्रासलैंड हो गया, फिर आपका कोलिसिस फोर्स हो गया, इस सबसे क्वेश्चन आता ही है, रिपीट आता ही है। विंड के बारे में देख लीजिएगा, थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा आता है एग्जाम में। ठीक, डेट्स इट। जय हिंद।